नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विधानसभा सत्र से पहले विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। आज और कल विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। हॉस्टल में टेस्ट निर्धारित किया गया है। 23 सितंबर को एक दिन का विधानसभा सत्र होना है और उससे पहले तय हुआ है कि सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं कोई विधायक कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, तय समय के मुताबिक ही विधानसभा का सत्र होना है एक दिन का, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सत्र में शामिल होने से पहले विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। हॉस्टल में 23 सितंबर को एक दिन का विधानसभा सत्र होना है। उससे पहले कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट निर्धारित किया गया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, सत्र में शामिल होने से पहले विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी विधायक में कोविड के कोई सिम्टम्स तो नहीं है। और बात करेंगे देहरादून से आ रही एक बड़ी खबर की। विधानसभा का सत्र तय समय पर ही होगा। सर्वदलीय बैठक में इस बात को लेकर सहमति बन गई है। सत्र सिर्फ एक दिन का ही होगा और सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। ये नहीं, बैठक में विधायकों को वर्चुअली जोड़ने पर भी सहमति बनी है। वर्चुअली जुड़ने वाले विधायकों की भी उपस्थिति मान्य होगी। विधानसभा में विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी, कोरोना समेत 4 मुद्दों पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी हुई। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ चौहान की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक और उप नेता प्रतिपक्ष करण माहरा और पूर्व स्पीकर गोविंद कुंजवाल शामिल हुए। इसमें इस बात को लेकर सहमति बनी कि तय समय के मुताबिक ही एक दिन का सत्र बुलाया जाएगा। इस बैठक में प्रश्नकाल नहीं होगा। सभी माननीय सदस्यों की सहमति है कि प्रश्नकाल नहीं होगा और हमने जो माननीय विधायकगण हैं उनको जो हमारा हाउस मंडल है 30 लोग उसमें बैठने की व्यवस्था किया। सोशल डिस्टेंस के अनुसार 2-2 गज की दूरी रखी है। विपक्ष की तरफ से प्रमुख रूप से 4 विषयों पर कार्य स्थगन लाया जाएगा। बेरोजगारी है और कोरोना काल में आपदा, महंगाई और लोन, ये 4 विषय तय हुआ है। तो हमने तो ये अनुरोध किया है कि हाउस को बढ़ाया जाए और जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा हो, सरकार जवाब दे और जनता के सामने सही तस्वीर जो है वो जाए। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए अमित, कोरोना काल में जो मानसून सत्र होने जा रहा है उसमें जैसे कि आपको जानकारी है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं इंदिरा हृदय वो कोविड पॉजिटिव आ चुकी है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष भी कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। 23 सितंबर से विधानसभा का सत्र होना है। कोरोना का संक्रमण न फैले इसके लिए आज विधायकों और मंत्रियों के कोविड टेस्ट हो रहे हैं। RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। आज और कल 21 और 22 सितंबर 2 दिन रखे गए हैं। विधायक जो है उनका विधायक हॉस्टल में कोविड टेस्ट होगा। इसके अलावा जो मंत्री हैं उनका मंत्री आवास में ही कोविड टेस्ट किया जाएगा। इसको लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा में अमित, ये इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब सदन चल रहा होगा, हाउस चल रहा होगा और उसमें नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद नहीं होंगे, विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद नहीं होंगे। दूसरी जो बड़ी बात है, जो सदन है, जो मंडप है जहां पर विधायक आमतौर पर बैठा करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से वो बहुत छोटा स्पेस है, लिहाजा 2 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। विधानसभा के सदन से जो मंडप है उससे लगा ही दूसरा कक्ष है, रूम नंबर 107। तो कुछ विधायक उसमें भी बैठेंगे और वो वर्चुअली कनेक्ट होंगे मंडप से, सदन से। तो ये कोरोना काल में जो तमाम परेशानियों के बीच ये सदन होने जा रहा है, एक दिन का सत्र होगा और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि बहुत सारे विधायक जो 65 साल के ऊपर की उम्र के हो चुके हैं, करीब दर्जन भर विधायक ऐसे हैं, वो वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं इस सेशन से। ठीक है जी सुनील, विपक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव लाने जाने हैं उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, विपक्ष ने बहुत सारी तैयारियां की थी, लेकिन चूंकि कोरोना काल में संकट के बीच ये सेशन हो रहा है, ये एक संवैधानिक मजबूरी है कि 6 माह से अधिक की डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए 2 सेशन के बीच। चूंकि पिछला सेशन मार्च में हुआ था, 25 मार्च को सेशन समाप्त हुआ था, तो इस 25 सितंबर को पूरे 6 माह कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो 25 सितंबर से पहले सेशन करवाना अनिवार्य है, इसीलिए एक दिन का सेशन होगा। इसमें प्रश्नकाल भी नहीं होगा। तो इसके
इसके लिए हालांकि जो विपक्ष है उसने मोटे तौर पर 3 प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा होगा, कोविड का मुद्दा होगा, ये तमाम समस्याएं जो विपक्ष वहां पर उठा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। रविवार को राज्य में कोरोना के 878 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल केस 40,963 हो गए हैं, जबकि एक्टिव केस 12,455 हो गए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़कर 491 हो गई है। कल आए नए केसों की बात करें तो देहरादून में 408, हरिद्वार में 176, नैनीताल में 48 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 503 हो गई है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अस्पताल भी अब ओवरलोड की स्थिति में पहुंच चुके हैं। सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों ने बेड की संख्या तो बढ़ाई, लेकिन मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। देहरादून के कोविड अस्पतालों की बात करें तो दून अस्पताल में सामान्य वार्ड में 359 में से 40 बेड खाली हैं, लेकिन आईसीयू के सभी 35 बेड फुल हैं। मैक्स में सभी 40 जनरल बेड और सभी 18 आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं। महंत इंद्रेश अस्पताल में 188 जनरल बेड में से 10 बेड खाली हैं, जबकि आईसीयू के सभी 33 बेड फुल हैं। कैलाश अस्पताल में जनरल के सभी 86 बेड फुल हैं और आईसीयू के भी सभी 26 बेड फुल हो चुके हैं। ऋषिकेश एम्स में जनरल 200 बेड में से सिर्फ 100 बेड खाली हैं और आईसीयू में भी 100 में से 65 बेड खाली हैं। देहरादून में कोरोना टेस्टिंग कर रही प्राइवेट लैब्स की जांच होनी है। डीएम देहरादून ने जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज़ 18 ने शनिवार शाम को ही ये बता दिया था कि प्राइवेट लैब्स में जांच की शिकायतें मिल रही हैं। खुद मुख्य सचिव ने डीएम देहरादून को शिकायतों की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद डीएम देहरादून ने सीडीओ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जो 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। भर्ती को लेकर सीएम की मीटिंग होनी है। विभागों में भर्ती पर सीएम मीटिंग लेने वाले हैं। आज शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक बुलाई गई है, जिसमें आयोग और बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे। लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर, रोजगार सृजन को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। इसमें चर्चा की जाएगी अधिकारियों के साथ कि कैसे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जाएं मौजूदा संसाधनों के बीच। तो आज शाम 4 बजे यह अहम बैठक सचिवालय में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरान अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे कि हमारे पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, जिसके माध्यम से नई वैकेंसीज को लाया जा सकता है, जिस पर नियुक्तियां की जा सकती हैं। और अधिकारियों की तरफ से बाकायदा खाका भी तैयार कर लिया गया है और वो तमाम बातें आज मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं, जिनको कि भरा जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदिरा हृदय की हालत में सुधार हुआ है। पिछले 12 घंटे में नेता प्रतिपक्ष को बुखार नहीं आया है। कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती है नेता प्रतिपक्ष। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज जारी है। और इस बीच राहत की खबर यह है कि बीते 12 घंटे में इंदिरा हृदय को बुखार नहीं आया है। तो हॉस्पिटल की तरफ से इंदिरा हृदय को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। बीते 12 घंटे में उनको बुखार नहीं आया है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते ही अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और 7 साल बाद केदारनाथ में एक बार फिर से नरकंकाल मिले हैं। सर्च ऑपरेशन चला रही टीम को 4 नरकंकाल मिले हैं और इसके साथ ही केदारनाथ धाम के आसपास कंकाल खोजने का अभियान अब पूरा हो चुका है। केदारनाथ से गरुड़ चट्टी होते हुए गोमुखड़ा, तोशी, त्रिजुगी नारायण से सोनप्रयाग की ओर गई टीम को गोमुखड़ा से नीचे गौरी माई खर्क के आसपास क्षेत्र में खोजबीन के दौरान 4 नरकंकाल बरामद हुए। मिले नरकंकालों को बॉडी बैग में रख सोनप्रयाग लाया गया, जहां पर पंचनामा भरने के बाद डीएनए सैंपलिंग भी की गई। अब इन 4 कंकालों के बाद कुल 703 नरकंकाल अब तक मिल चुके हैं। पिछले साल 699 कंकाल बरामद हुए थे और हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से खोजबीन शुरू हुई। चार अस्थि अवशेष प्राप्त हुए। बॉडी बैग हर एक टीम कैरी कर रही थी। उनका डीएनए सैंपल ले लिया गया है
उनका पंचायतनामा भर दिया गया है और प्रॉपर तरीके से उनका विधि विधान से क्रियाक्रम सोनप्रयाग में आज किया जाएगा। इस संबंध में डिटेल रिपोर्ट जो है प्रक्षेत्रीय कार्यालय में कल मेरे द्वारा भेज दी जाएगी। रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार फिर जो है जो सर्च अभियान चलाया गया था हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, उसमें जो है 4 नरकंकाल बरामद हुए हैं और इसके बाद सर्च ऑपरेशन को फिलहाल क्योंकि 4 दिन तक लगातार सर्च ऑपरेशन था, उसके बाद सर्च ऑपरेशन को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ही केदारनाथ धाम में अब तक आपदा के जो लोग आपदा में मिसिंग हुए थे उन लोगों के 703 कुल नरकंकाल जो है अब तक मिल चुके हैं और अभी भी तो भारी संख्या में हो सकता है कि वहां पर नरकंकाल हों, क्योंकि 4000 से ज्यादा लोग उस समय जो है ऑफिशियल जो डेटा है उसके अनुसार मिसिंग थे। तो ऐसे में जो है कई बार जो है देर से जो है फिर जो है सर्च ऑपरेशन अगर वहां पर चलता है तो और नरकंकाल मिलने की संभावना है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल अभियान को रोक दिया गया है। 4 नरकंकाल मिले हैं जिनका डीएनए सैंपल ले लिया गया है और अब आगे के लिए अभियान को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। एक बड़ी खबर खटीमा से, जहां पर लोहिया हेड रोड पर कार सीख रही महिला की कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हालांकि हादसे में महिला बाल बाल बच गई। लोगों का यह कहना है कि कार सीख रही महिला अपनी कार की स्पीड को नियंत्रित नहीं कर पाई और कार सड़क से उतरकर नीचे खाई में गिर गई। लोगों की मदद से महिला को कार से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो कार है जो हादसे का शिकार हुई है। राहत की बात यह है कि महिला पूरी तरह से सुरक्षित है। वो ड्राइविंग सीख रही थी, इसी दौरान कार से वो नियंत्रण खो बैठी और कार नीचे खाई में जा गिरी। मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने महिला को फौरन ही बाहर निकाला, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। काफ़ी लोग वॉकिंग के लिए निकलते हैं, कुछ लोग गाड़ी सीखने के लिए भी निकलते हैं। तो सूखा पुल के पास एक गाड़ी नियंत्रण होकर खाई में जाके गिरी। उसमें किसी को कोई दुर्घटना नहीं हुई है, सब बच चुके हैं। पहाड़ में युवा तेजी से जैविक उत्पादों की तरफ रुख कर रहे हैं। अल्मोड़ा के ताकुला में एक परिवार गुलाब जल और जैविक मसालों का उत्पादन कर रहा है, जिसकी मांग बाजारों में खूब हो रही है, जिससे किसान लाखों की कमाई करने के साथ ही गांव में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ से कैप्चर वैज्ञानिक रूप से गड्ढे बना के उसको केंचुए की खाद से उसको खेत बना के और अपने जो पुराने बीज हैं उनका संरक्षण करके जो पुराने लोगों से जानकार लोग हैं उनसे बीज का कलेक्शन किया है और उन बीजों को अपने खेतों में बोया है और उसी को मार्केट तक पहुंचा रहा हूं। मार्केट में सस्ते रूप में ही दे रहे हैं, जो कंपनी के और कंपनी के हैं उससे भी थोड़ा सा सस्ते में दे रहे हैं। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ के लोग हर क्षेत्र में अपना सिक्का जमा रहे हैं। ऐसे ही देहरादून के एक युवक अनुराग रमूला हैं, जो 10वीं के छात्र हैं और अनुराग को पेंटिंग के लिए अब तक 200 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी खुद भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। अनुराग ने सिक्कों पर पेंटिंग कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने 24 घंटे में 100 सिक्कों पर पेंटिंग कर नया रिकॉर्ड बनाया है और अब अनुराग वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। छोटे स्तर से लिया, जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडिया के स्तर से, तो इसके आगे एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है, उसके ऊपर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो उससे मेरा लक्ष्य ये भी है कि पहले मैं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में भी अप्लाई करूं, उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अप्लाई करूं। दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मंजिल पास होती है। यही कर दिखाया अनुराग ने पेंटिंग के जरिए, जो कि आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित कर। अनुराग के हौसले इतने बड़े हैं कि आगे भी वो कई और बड़े रिकॉर्डों को धराशायी करेंगे, जिससे वो अपने परिवार का ही नहीं राज्य के साथ देश का भी नाम रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब खबर नैनीताल से, जहां पर बेताल घाट ब्लॉक के डंडेसारी गांव के लोगों को बिजली विभाग ने 10 से 20 हज़ार का बिल थमा दिया है। लोगों का यह कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद था, लेकिन विभाग ने भारी भरकम बिल भेज दिया है। हजारों के बिलों को देखकर जनता में आक्रोश है, तो गुस्सा इस कदर दिख रहा है कि न्यूज़ 18 की टीम पर ही सरकारी सिस्टम के भड़ास निकालने लगे और बिजली विभाग को कोसने लगे। ग्रामीणों ने बिलों को कम करने की मांग की है।
के आए तो उन्होंने ये 10,000 का बिल मेरे नाम से इशू कर दिया। फिर उसके बाद मैं हेडिल में गया, मैंने देखा तो ये तो बहुत ज़्यादा है। वो बोले, वहाँ जाकर उन्होंने तुरंत जवाब दिया, उन्होंने बोला भाई ये पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। बट मेरा जो भी बिल आता था समथिंग 150 या 180 के समथिंग, पर इस बार 1850 रुपये आया है। इसके लिए हम कल वहाँ हेडिल में भी गए थे, हमने पूछताछ की, उनका एक ही जवाब, भैया ये बिल तो आपको पे करना पड़ेगा। दो चीज़ें एक साथ हुई, एक तो काफ़ी समय का बिल आया, दूसरा रीडिंग प्रॉपर होने लगी है, इस कारण बिल लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है ज़्यादा आए हैं। परंतु फिर भी हम अपने अब कैंप लगा करके अलग जगह पे, जहाँ विभिन्न गाँवों में जो भी संभव है उतना रिलीफ उनको दे। ये गांव आम नहीं खास इस वजह से है कि ये राज्य मंत्री का गांव है, लेकिन इस तरह के जो बिल हैं लोगों के, वो यहाँ पर 8 से 10, 10 से 20 हज़ार तक के थमा दिए गए हैं। यहाँ तक कि जो कुटीर उद्योग है उनके भी जो भारी भरकम बिल इन लोगों को थमा दिए गए हैं। अब इन लोगों की गुहार है कि जो सरकार है वो इनकी बात सुने, ताकि जो लॉकडाउन में इनकी कमाई खत्म हुई है, उनके जो ये इस तरह के जो बिल आए हैं उनमें भी कमी की जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, बेताल घाट, नैनीताल। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के सालंग गांव में ओडार पोला गांव को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। ओडार और पोला गांव का एकमात्र रास्ता होने के चलते ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पुल की लकड़ी सड़ रही है, नीचे पानी का तेज बहाव है, जिससे किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 700 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण रोजाना इसी पुल से आवाजाही करते हैं। आपको बता दें कि साल 2013 की बाढ़ में इस पर बना पक्का पुल बह गया था, जिसके बाद वन विभाग ने लकड़ी का एक वैकल्पिक पुल तैयार किया था। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन अभी तक इस पुल को ठीक करने का कोई काम नहीं किया गया।